Well, this is our second part of our week 8 lecture, which is about linear interpolation. हमने पिछले जो अपना पार्ट था उसके अंदर लीनियर इंटरपोलेशन को देखा था, उसकी कुछ एग्जांपल्स किए थे और अब जो है हम क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन को देखते हैं। एक बात जो मैंने आपको कही थी और हमने वो अपने एग्जांपल्स के अंदर भी देखी थी कि जो हमारे पास लीनियर इंटरपोलेशन था, उसका जो हमारे पास सिंपल जो है वो एरर रेट आ रहा था, वो बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो वो उसकी लीनियर करेक्टरिस्टिक की वजह से। तो इसी तरह यहाँ पे ये मेंशन है ड्यू टू एरर कैलकुलेटेड इन लीनियर इंटरपोलेशन we can have a remedy, that is to introduce some curvature into line connecting the points. If three data points are available, it can be accomplished with a second order polynomial also called quadratic interpolation. अब रीज़न ये था कि जब हम लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे थे, यहाँ पे अगर मैं आपको ये बताऊँ कि लीनियर इंटरपोलेशन कर रहे थे, और तो ये नीचे मेरे पास ग्राफ है, बल्कि वहाँ से आपको इसको अच्छा सा आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये आप अगर ग्राफ मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने स्पेशली इसलिए बनाया था। अब आप ये देख सकते हैं कि ये जो आपको ये लाइन, क्योंकि मैं कलर में इस वजह से बनाया था कि आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये जो आपको ये पॉइंट नज़र आ रहा है, इसको मैं आपको ये जो ये पर्पल लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। ये जो पर्पल लाइन है ये क्या है, ये ट्रू वैल्यू है, ठीक है। और इस ट्रू वैल्यू है, और जो हमारे पास यहाँ पे ln2 की वैल्यू जो दी हुई है, तो ये आपको ये सारी जो है वो ट्रू पर्पल लाइन जो है वो ट्रू वैल्यू नज़र आ रही है। लेकिन ये जो आपको डॉटेड जो है वो लाइन नज़र आ रही है, जो लाइट ब्लू कलर की है, ये वाली, ये पॉइंट जो डॉटेड है, ये जो डॉटेड पॉइंट्स हैं सारे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लीनियर एस्टिमेट को, जो कि हम अपने जो हमने लास्ट लेक्चर जो लास्ट पार्ट किया है उसके अंदर हमने इसको डिपिक्ट करवाया है, और हमने इसका एरर रेट भी देखा है। लेकिन जब हम क्वाड्रेटिक एस्टिमेट की बात करते हैं तो आप ये देखते हैं कि ये जो पिंक लाइन है, ये ट्रू वैल्यू से क्या है, बहुत ज़्यादा करीब है। तो जब ये इन दोनों वैल्यूज़ के बहुत ज़्यादा करीब है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो एरर रेट है वो हमेशा क्या आएगा, कम आएगा, क्योंकि होता क्या है कि हमारे जितनी वैल्यू हमारे पास ट्रू वैल्यू के करीब आती है, उतना ही ज़्यादा हमारे पास एरर रेट कम आता है। तो खैर ये तो एक वो ग्राफ है जिससे मैं आपको वो एक्चुअली वो बात समझाने वाला था, और ये जब हम ये किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर आपको शायद ये मज़ीद बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि ओरिजिनली हमने करना क्या है, हमने करना ये है कि जो एरर रेट है वो किस मेथड से ज़्यादा आपको कम शो हो रहा है। तो अगेन पहले इसको देख लेते हैं, ये ड्राइव कैसे हुआ है। ड्राइव के अंदर कुछ इसके अंदर नया नहीं किया है। ये जो इतना पार्ट था इक्वेशन का, ये जो ये पार्ट था, जो ये वाला पार्ट था, ये ऑलरेडी आप लोगों के लिए नोन था, जो हम पहले लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर हम इंटरपोलेशन के अंदर करते आए हैं। तो अब हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक और इसके अंदर हमने जो है वो हमने ऐड करवाया है, वो है B2 का, ठीक है। तो अब जब हमने B2 को करवाया तो हमारी इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट होगी, इसी लाइन से, क्योंकि देखें ये जो आपको नज़र आ रहा है,
कि जिसके ऊपर मैंने ये अभी ये जो है ये हम ऑलरेडी लीनियर इंटरपोलेशन में देख चुके हैं। तो जब हमने क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन करनी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बी टू ऐड हो जाएगा। अच्छा, सिंपल है, कुछ इसमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है। हम इनको जो इक्वेशन हमें गिवन है इसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक सर्टेन इक्वेशन बनी है। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास ये इक्वेशन बन गई तो हम उसको वही ए नॉट ए वन और ए टू के फॉर्म में हम उसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब जो हम सिंपल प्रोसीजर जो मैंने आपको पहले भी जो हमने क्वेश्चंस के अंदर भी यूज़ किया था कि देखें ये एक पूरी बड़ी इक्वेशन बनती है। अगर मैं चाहूँ तो इसको पूरा बी नॉट बी वन और बी टू की फॉर्म में लिख सकता हूँ जैसे ऊपर लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको सेपरेट फॉर्म में लिखता हूँ ताकि मेरे पास कैलकुलेशन करने में मुझे जो है वो आसानी हो। तो एक हम इसका प्रॉब्लम देखते हैं, तो उसके बाद जो है वो हमें क्लियरली थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है, और वो सेम एग्जाम्पल है जो हमने अपने जो लीनियर इंटरपोलेशन के लिए किया था, लेकिन अब की बार हम क्या करने लगे हैं, अब की बार हम इसको सॉल्व करेंगे विद द क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन। हमने उसी तरह से स्टार्ट किया। यहाँ पे x1 का जो आपके पास वैल्यू थी वो ln4 वो इक्वल है 1.386 के, और जो आपके पास ln6 है वो इक्वल है 1.7915 के, और आपको जो ट्रू वैल्यू है वो ऑलरेडी किसकी गिवन है, ln2 की। एक मिनट, थोड़ी देर में देखता हूँ, ये अजान हो रही है तो फिर आपको ज्वाइन करता हूँ। हम यहाँ पे देखें ln2 के ऊपर आपको एक वैल्यू गिवन है, और ये क्या है, बेसिकली ये वो ट्रू वैल्यू है। अब हमने करना कुछ नहीं है, बी नॉट हमें पता है ऑलरेडी, हमारे पास क्या है, एक्स नॉट 0 है, और क्योंकि ये गिवन है हमारे पास, और यहाँ पे बी वन हम फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स ऑफ वन हमें पता है, जो हमने ln4 का निकाला, तो 1.386 है, और यहाँ पे x1 की वैल्यू आपके पास 4 थी, और x नॉट की वैल्यू आपके पास 1 है, और ln1 आपके पास 0 के इक्वल है। तो यहाँ से आपको b1 की वैल्यू
0.46209 मिल जाएगी। फिर आपके पास ये B2 की वैल्यू है। B2 की वैल्यू के लिए B2 का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी यहाँ पे हम इसको जो हमारे पास पिछली स्लाइड पिछली ये जो यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि B2 ये आपके पास कहाँ से आया और ड्राइव कहाँ से हुआ वो भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट की और हमारे पास B2 की वैल्यू आ गई जो कि माइनस 0.051873 थी। एफ ऑफ एक्स ऑफ 2 जो है वो हमने क्या रखा था 1.386। अब इसी तरह हमने कुछ नहीं करना, हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, जो टू की जो ट्रू वैल्यू थी, जो ln2 की ट्रू वैल्यू थी, उसके ऊपर हमने जो उसका दूसरा वेरिएबल था उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने जितनी भी हमारे पास वैल्यूज आई हैं, जो हमारे पास बी नॉट की आई है, 0 आई है, B1 की आई है, B2 की आई है, उनको हमने कंबाइन कर लिया। ये जो इक्वेशन है इसके अंदर हमने पुट कर लिया। ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर हमने ये वो इक्वेशन है जिसके अंदर हमने नीचे उस वैल्यू को पुट किया है, क्योंकि B0 की वैल्यू हमने यहाँ से निकाल ली थी, हमारे पास 0 थी। B1 की वैल्यू 0.462 है और B2 की जो हमारे पास वैल्यू आई है वो भी हम ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे क्योंकि हम किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, B2 की वैल्यू सॉरी एफ ऑफ 2 की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो जहाँ जहाँ हमारे पास x है तो वहाँ पे हम क्या लिख के सॉल्व करेंगे, 2 लिख के सॉल्व करेंगे। तो ये जो पूरी इक्वेशन है, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे अपने पास कैलकुलेटर से, तो आपके पास जो एफ ऑफ 2 यानी वो वैल्यू आपके पास आएगी 0.565844। अब आपने करना क्या है, अब क्योंकि बात थोड़ी सी मजीद इसको समझने वाली बात है और वो यहाँ से प्रूव भी हो जाएगा। अब देखें आपके पास ट्रू वैल्यू ln2 की क्या थी, ये वैल्यू थी जो कि ऑलरेडी आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, यानी ये वैल्यू है ln2 की। ठीक है, और ये वो वैल्यू है जो आपने अभी फाइंड आउट की है। तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, इसका हम एरर रेट निकाल सकते हैं। तो हमारे पास इसका एरर रेट जो है वो आया है 18.4। यानी ये जो आपके पास एरर रेट इसका आया है 18.4 आया है, जबकि जो हमने पीछे जो लीनियर इंटरपोलेशन से जब किया था तो वो हमारे पास वैल्यू 44% एरर पे आ रही थी। तो एक बात हमें डिपेक्ट हो गई कि जो जाहिर है कि जो हमें जब हमने क्वाड्रेटिक जो है वो तरीके से किया है तो इसका जो एरर रेट है वो कम हुआ है। अब ये बात हमने अपने पास जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ग्राफ के अंदर शो की थी और ग्राफ से बताया था आपको कि ये किस तरह से जो है वो हमें ग्राफ के अंदर डिपिक्ट होगा। तो ये वो ग्राफ है जिससे हमने शो किया था। ये जो आपको पर्पल लाइन में नज़र आ रहा है, ये हमारे पास वो ln2 की वैल्यू थी, यहाँ पे lnx लिखा हुआ है, ज़ाहिर है कि वो x की वैल्यू 2 थी। तो ये वो वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू थी। जब हमने लीनियर इंटरपोलेशन से किया था और लीनियर एस्टिमेट किया था तो यहाँ पे आप ये डॉटेड लाइंस जो है वो आपको क्या शो कर रही थी कि लीनियर एस्टिमेट जो है वो ट्रू वैल्यू से कितना ज़्यादा दूर है, और जाहिर है कि जितना ज़्यादा ये दूर था वही आपका जो है वो एरर रेट कहलाया है। अब जब हमने क्वाड्रेटिक एस्टीमेट से किया है तो जो क्वाड्रेटिक एस्टीमेट में हमारे पास जो वैल्यू आई है, जो एरर आया वो था 18% का आया था।
अब डेफिनेटली ये बात समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि क्वाड्रेटिक से जो है वो हमारे पास हमें हमें उसकी इक्वेशन से सॉल्व करने का क्या फ़ायदा हुआ है। और आगे अभी हम जब देखेंगे जो पॉलिनोमियल की फॉर्म में, यानी यानी n नंबर ऑफ टर्म तक, यानी जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना जो है वो हमारे पास जो एरर का रेट है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो होप इस जो ग्राफ है इससे आपको ये जो क्वाड्रेटिक और जो लीनियर है इसका डिफरेंस समझ में आ गया। अच्छा, अब तो ये हम जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम इक्वेशन लिखते आ रहे हैं कि हमें बी नॉट, बी वन, बी टू, बी थ्री, जिस जिस तरह हम आगे करते प्रोसीड करते जाएंगे तो ये जो हमारे पास एरर रेट है ये कम होता जाएगा। तो क्यों ना हम इसको जनरल फॉर्म ऑफ न्यूटन इंटरपोलेटिंग मेथड को देख लें, जो कि nth ऑर्डर पॉलिनोमियल तक हमारे पास वो पूरा जो है हमारे पास फार्मूला बता दे और हमारे पास एक जो है वो जनरलाइज्ड फार्मूला आ जाए nth ऑर्डर तक, ताकि जितना हम उसको आगे लेके जाना चाहें वो हम यहाँ से खुद लेके जा सकते हैं। तो जो हमारे पास ये जो न्यूटन न्यूटन इंटरपोलेशन मेथड है, इसके अंदर हम जब nth ऑर्डर में देखेंगे तो nth ऑर्डर में हमें एक चीज़ जो है वो देखनी है कि देखें f1 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ये आपके पास क्या था, जो सेम फार्मूला आप किसके लिए यूज़ कर रहे थे, लीनियर इंटरपोलेशन के लिए। ठीक है, इसके बाद आपने जब ये दूसरा मेथड जो दूसरा आपके वो फार्मूला है ये क्वाड्रेटिक के लिए आपने यूज़ किया। ये जो तीसरा है ये आपके पास क्या है, nth ऑर्डर के लिए। और nth ऑर्डर का मतलब है कि आप इसको एक आपने एक जनरलाइज फॉर्म में लिख चुके हैं और अब आप इसको चाहें तो जो है वो आगे इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट आपके वो फार्मूला है आप इससे भी फेमिलियर हैं, जो सेकंड हमने लिखा उससे, क्योंकि अभी हमने एक एग्जांपल की है। और ये जो एफ ऑफ थ्री की फॉर्म में लिखा हुआ है ये आप देखें मजीद इसका आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये एफ ऑफ एन की फॉर्म में, क्योंकि nth ऑर्डर में लिखा और nth ऑर्डर का मतलब है कि आप ने एक जनरलाइज फॉर्म लिख दी। अब जितना आप इसको आगे लेके जाना चाहें आप लेके जा सकते हैं। तो एफ ऑफ एन ऑफ एक्स, ये बी नॉट, बी वन, बी टू और बी एन तक जो है वो आपने लिख दिया पॉलिनोमियल के ऑर्डर में। अगेन हम इसको थोड़ा सा सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने से मुराद कि जब हम इसको बी नॉट की फॉर्म में लिखें, बी वन की फॉर्म में लिखें, क्योंकि हमने जब इसको फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। तो बी नॉट की फॉर्म में हमने ये लिख दिया, बी वन की फॉर्म में हमने ये लिखा हुआ है और बी टू ऑलरेडी। तो जब हमने nth टर्म के लिए फाइंड करना है तो वो बी एन की फॉर्म में। अब इसका जो एक जो इसकी लॉजिक है समझने के लिए, कि जो हमने उसके अंदर भी देखा था क्वाड्रेटिक एस्टिमेट के लिए भी, तो हम इसको क्योंकि एफ एफ ऑफ थ्री का लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम उसे क्यूबिक एस्टिमेट भी कह सकते हैं। तो अब जो क्यूबिक एस्टिमेट जब हम कर रहे होंगे तो वो इसका क्या मतलब है कि उसका एरर रेट क्या होगा, उसका एरर रेट जो है वो क्वाड्रेटिक से भी कम होगा। और वो कैसे कम होगा, हम इसको अपने पास अभी एक जो नेक्स्ट एग्जांपल है उसको भी करके देखेंगे और उससे भी देखेंगे। लेकिन मैं आपको मज़ीद जो हम हमारे पास जो पीछे ग्राफ मौजूद था जो मैंने बनाया था उसको उसके उससे उसके रेफरेंस से मैं आपको बता दूं कि हम जो है वो
वो वैल्यू जो हम क्यूबिक एस्टीमेट से करेंगे तो वो यानी जो nth ऑर्डर या और करीब से, तो उसकी वैल्यू हमें मज़ीद ट्रू वैल्यू के करीब मिलेगी यहाँ पे। अब सवाल ये है कि वो वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, उसका प्रूफ क्या है। तो डेफिनेटली अभी हम एक एग्जांपल करेंगे जिसके अंदर हम देखेंगे कि जितना हम जो है वो nth ऑर्डर पे यानी जिस तरह मैं अगर लीनियर कहूँ तो फर्स्ट ऑर्डर, क्वाड्रेटिक सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, इस तरह आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये जो आपके पास ये जो कर्व है ये ट्रू वैल्यू के क्या होता जाएगा, करीब होता जाएगा। और जितना ये उसके करीब होगा उतना उसका क्या मतलब है कि जो एरर रेट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस होता जाएगा। तो ये बात इसके अंदर जो एक मेजर जो अंडरस्टैंडिंग की बात है वो समझने की ज़रूरत है। यानी अगर आपको nth नंबर का पता है कि ये आपने कैसे बनाई है तो आप 0 1 2 3 और जितना आपसे पूछा जाए आप उतना कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको रेफरेंस दिया गया है वही प्रीवियस एग्जांपल का जो हमने लीनियर के लिए की थी। और यहाँ पे क्या पूछा गया है आपसे कि थर्ड ऑर्डर यानी इन प्रीवियस एग्जांपल डेटा पॉइंट्स x नॉट इज इक्वल टू 1, x1 इज इक्वल टू 4 एंड x2 is equal to 6 were used to estimate ln2 with the parabola. Now adding a fourth point x3 is equal to 5 और f of x of 3 आपको गिवन है। अब हमने क्या करना है, एस्टिमेट करना है ln2 with the थर्ड ऑर्डर न्यूटन्स इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल। आपको कुछ जो है वो नया करने की ज़रूरत नहीं है, सेम आपने जो पिछली एग्जांपल में किया था, बस एक पॉइंट आपके पास इसमें नया पॉइंट ऐड हुआ है, उसको आपको अपनी इक्वेशंस पे रखना है। तो ये वाली इक्वेशन हम ये जो मेजर इक्वेशन है ये अब किसके लिए है, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हैं आप थर्ड ऑर्डर न्यूटन पे करने जा रहे हैं, क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और ये थर्ड ऑर्डर है, तभी हमने इसको क्यूबिक एस्टीमेट का जो है वो नाम दिया है। अब अगेन जो हमारे पास फार्मूलाज हैं अवेलेबल हैं हमने उनको अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के बाद यानी 1.386 ये हम अपने बिल्कुल, अगर आप लीनियर इंटरपोलेशन देखेंगे वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि ये वैल्यूज़ जो हैं वो कहाँ से आई हैं, और ये वैल्यू भी हमने वहीं पे फाइंड आउट की है। तो ये आप जो है वो इनकी वैल्यूज़ यहाँ से निकाल सकते हैं। ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंसेस थे। इसी तरह जो सेकंड डिवाइडेड डिफरेंसेस हैं वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये भी हमारे पास ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो ये जब हमने मेंशन किया और हमारे पास जो डिफरेंस आया है वो ये आया। अब जो इम्पोर्टेंट है वो जो थर्ड डिवाइड डिफरेंस है उसको निकालना। तो ये हमने यहाँ पे यहाँ से इसको निकाल लिए। तो अगेन अब जो हम पॉइंट प्रूव करना चाह रहे थे, क्योंकि ये nth ऑर्डर है और जिस तरह हमने अपने जो पिछला क्वेश्चन था जो कि क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन से रिलेटेड था, तो उसी उसी तरह हमने एक फार्मूला यहाँ पे जो हमारे पास nth नंबर में मौजूद है सिर्फ उसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं। ये 0.46 हम यहाँ से निकाल चुके हैं, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाली हैं, और x-1 और x-1 यहाँ भी, और x-4 x-6। अब ये जो x की वैल्यू ये आपके पास क्या होगी, 2 होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि आपने फाइंड क्या करना है, आपने जो है वो एस्टिमेट निकालना था, वो ln2 की ट्रू वैल्यू का निकालना था। तो यहाँ पे आप सब x की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, यहाँ नीचे मेंशन भी है। तो जब आप टू रखेंगे तो आपके पास f(3)(2) की एक वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.62876 आ रही है। और इस पे जब आपने एरर एस्टिमेट करना है, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो ln2 की आपको क्या है क्वेश्चन में मेंशन्ड है, और जब ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो इसका मतलब आपने डायरेक्टली यहाँ पे इसकी ट्रू वैल्यू रखी है। और ये जो 0.6287 है ये डेफिनेटली अभी आपने ये कैलकुलेट की है।
तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब ये जब आपके पास वैल्यू आ गई है 9 पॉइंट, तो आपने इसको एरर जो हम ट्रू वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू हम करते हैं तो हमारे पास 9.3 आ रहा है। अब थोड़ा सा एनालिसिस हम कर लेते हैं। एनालिसिस ये करना है कि जब हम इसको फर्स्ट ऑर्डर से कर रहे थे, जब हम इसको इस तरह से जब हम लोगों ने लीनियर से कर रहे थे, तो तब हमारे पास एरर रेट अप्रॉक्सीमेटली 44% आ रहा था। इसी तरह जब हमने क्वाड्रेटिक से किया तो हमारे पास जो है वो एरर रेट क्या आ रहा था, अप्रॉक्सीमेटली 18% आ रहा है। अब इसी तरह जब हम थर्ड ऑर्डर पे आए हैं तो हमारे पास जो एरर है वो कितना हो गया, 9.3%। तो इसका मतलब है कि वो जो कर्व मैंने आपको बताया था कि वो ट्रू वैल्यू के क्या हो रहा है, करीब होता जा रहा है। तो अगेन इसको मैं कह सकता हूँ दिस इज योर फर्स्ट ऑर्डर और दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर एंड दिस इज योर थर्ड ऑर्डर। और हमने फार्मूला कहाँ तक ड्राइव कर लिया है, nth ऑर्डर तक। तो इसका मतलब है कि मैं जितना अगर आगे इसको प्रोसीड करता जाऊँ और मेरे पास डेटा जो है वो डेटा सेट अवेलेबल हो तो मैं इसके अंदर वो ऐड करवाता जाऊँगा। तो ये बिल्कुल आपके लिए जब हम इंटरपोलेशन को शुरू किया है तो ये आपके पास ये समझना ज़रूरी था। अब इसके बाद जब हम करेंगे तो हम जो है वो न्यूटन बैकवर्ड फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को देखेंगे, उसके बाद लैग्रांज इंटरपोलेशन को देखेंगे और मज़ीद हम उसको अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको जो है वो उसकी एग्जांपल्स भी करेंगे और उसको उसकी इक्वेशंस हैं वो भी ड्राइव करेंगे। और इसकी कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसकी कौन कौन से प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो आपने करने हैं। तो वो जब हमारे पास दोनों बड़े टॉपिक ये ख़त्म हो जाएंगे तो उसके बाद मैं आपको एक साथ जो है वो इसके टॉपिक जो एग्जांपल्स हैं वो बता दूंगा कि कौन सी एग्जांपल्स आपने या कौन से जो हमारे पास प्रैक्टिस एंड ऑफ चैप्टर प्रॉब्लम्स हैं वो करने हैं। थैंक यू।